हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। डिटेल में इसकी स्टडी हम लोग को करनी, ओके, लाइन बाय लाइन हिंदी में एक एक वर्ड जैसा आपकी बुक में दिया है। लगभग 57-58 चैप्टर हैं इसमें, ओके। तो एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में हम लोग देखेंगे, मतलब एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 5-6 मिनट का एक वीडियो रहेगा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है। वैसे मैंने अपने इस चैनल पर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, कुछ समरी मैंने बताई है और कुछ कैरेक्टर भी करा दिए हैं, ओके। मैंने समरी बताई थी, डिटेल में नहीं पढ़ाया था, लेकिन अब हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो मैं आपको बता दूं, देखिए 2 मिनट मुझे दे दीजिए, 2 मिनट में मैं समझा दूंगा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर डिटेल स्टडी पूरी कराऊंगा हिंदी में, लाइन बाय लाइन। एक एक कैरेक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक जगह को, जो जो वर्ड उसमें है सब कुछ। तो आज ये पहली क्लास है और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस है मेरी, ये जो नई क्लासेस हैं स्टार्टिंग से, ये इस चैनल पर नहीं चलेंगी, ओके। ये 1-2 वीडियो मैं इस चैनल पर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, दूसरे चैनल पर वीडियो चल रही है। तो दूसरे चैनल का लिंक, यानी हमारा एक नया चैनल है, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन उसका प्रेस करके ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे मैं उस पर कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जान जाइए कि ये वीडियो, कुछ वीडियो आएंगे इस पर, लेकिन सारी वीडियोस डिटेल से आपको उसी चैनल पर मिलेंगी, नए वाले, ओके। क्योंकि यहाँ पर हम रिपीट नहीं कर सकते, पहले से मैंने कुछ पढ़ाया है तो फिर उसी को नहीं डाल सकते, ओके। तो हमारे नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, 1-2 वीडियो। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे मेन कैरेक्टर्स, ओके। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भाई इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ओके, उनका क्या नाम है। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे माइनर कैरेक्टर कौन कौन से हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर, ओके। तो 2-3 वीडियो अभी ऐसे ही रहेंगे आपको कैरेक्टर से संबंधित। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर्स, और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874, मतलब 1874 में लिखा गया था, ओके। इज़ थॉमस हार्डीज 4th नॉवेल, ये थॉमस हार्डी की चौथी नॉवेल, ओके, चौथी उपन्यास थी। उपन्यास मतलब नॉवेल इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये चौथी उपन्यास थी थॉमस हार्डी की। एंड हिज फर्स्ट मेजर लिटरेरी सक्सेस, और इनकी पहली साहित्यिक सफलता थी। मतलब 3 नॉवेल इन्होंने लिखी, 3 रचनाएं लिखी इसके पहले, लेकिन उसमें इनको सफलता नहीं मिली। जब इन्होंने फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 में लिखी तो उनको सक्सेस मिल गई, तो इनकी पहली मेजर लिटरेरी सक्सेस थी। अपीयर्ड एनोनिमसली, एनोनिमसली मीन्स होता है गुमनाम रूप से। ये प्रस्तुत हुई एनोनिमसली मतलब गुमनाम रूप से, एज अ मंथली सीरियल, एक मासिक धारावाही के रूप में, इन कॉर्नहिल मैगजीन, कॉर्नहिल नामक मैगजीन थी, ओके। एक पत्रिका थी कॉर्नहिल, कॉर्नहिल नाम की एक पत्रिका थी, उसमें ये मासिक यानी मंथली सीरियल के रूप में, मासिक धारावाही के रूप में ये प्रकाशित होती थी। इसका कोई नाम नहीं था। एनोनिमसली मीन्स होता है गुमनाम, ओके। वेयर इट गेंड अ वाइड रीडरशिप, और वहाँ पर इसके पाठक बहुत ज़्यादा हो गए उस मैगज़ीन में। मतलब एक एक एपिसोड इसका, एक एक चैप्टर आता था, 30 दिन में पूरा कंप्लीट हुआ। तो मतलब 1 महीने में 1 चैप्टर आता था, मंथली थी ना। तो उस पत्रिका में इसको बहुत लोग पढ़ते थे, इसके पाठक बहुत ज़्यादा हो गए। रीडरशिप यहाँ मतलब पढ़ने वाले लोग, ओके। तो ये इतना मैंने थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया। बाकी हमें इस नावल की क्या शैली है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में जब क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 में लिखी गई, थॉमस हार्डी के द्वारा, इनकी चौथी नावल थी। और
इनको प्रथम बार सफलता भी इसी नॉवेल के द्वारा मिली और ये मंथली सीरियल था, मतलब मंथ में आता था। किस पत्रिका में? कॉर्नहिल पत्रिका में। ओके, वहीं से इनको सफलता मिलनी शुरू हो गई। तो ये इतना इंट्रोडक्शन था। बेसिकली हम लोग को इस वाले वीडियो में कुछ मेजर कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। ओके, मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा ना, ऐसा लगे कि आपके सामने कोई फिल्म चल रही है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बाय थॉमस हार्डी। मेन कैरेक्टर्स इन द नॉवेल। चलिए देखते हैं इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहला जो इसमें कैरेक्टर आता है वो आता है गैब्रियल ओक का। इसका नाम क्या है? गैब्रियल ओक। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। गैब्रियल ओक ये कौन है? ही इज़ द हीरो ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल का हीरो है। ओके, मतलब नायक है। नायक मतलब हीरो। ही इज़ वेल टू डू फार्मर। एक अच्छा खासा फार्मर है, मतलब किसान है। ही फॉल्स इन लव विद बादशाह। ये बादशाह नाम की एक लड़की के प्यार में गिर जाता है, मतलब पड़ जाता है, यानी इसको प्यार हो जाता है। फॉल्स इन लव का मतलब प्यार हो जाना। ही फॉल्स इन लव विद बादशाह, यानी बादशाह नामक लड़की से इसको प्यार हो जाता है। बट सी डज नॉट रिटर्न हिज लव। लेकिन बदले में वो इसको प्यार नहीं देती, मतलब बादशाह इसको प्यार नहीं करती थी। वन डे ही सडनली बिकम, यहाँ बिकम, हाँ सॉरी सही है। वन डे एक दिन, ही वो हो यानी कि गैब्रियल ओक, सडनली अचानक, बिकेम पुअर गरीब हो गया, बाय लूजिंग ऑल हिज शीप, अपनी सारी भेड़ों को खो करके। यानी कि इसके पास कुछ भेड़ें थी, मतलब 100-200 के करीब भेड़ें थी, अभी संख्या इसमें मुझे निश्चित नहीं है, 200 के करीब भेड़ें थी। ओके, तो क्या हुआ कि एक बार इसकी सारी भेड़ें खाई में गिर गई, पहाड़ी से नीचे गिर गई। अब कहानी में बताऊंगा कैसे गिरी। तो इस मतलब ये तुरंत अमीर से गरीब हो गया, क्योंकि भेड़, अभी भाई आपके पास बहुत ज़्यादा पशु वगैरह हो तो आप अमीर रहेंगे, लेकिन पशु अगर अचानक नुकसान हो जाए, कोई जानवर सारे पशुओं को खा जाए, तो फिर अचानक आप गरीब भी हो जाएंगे ना। तो गैब्रियल ओक के पास बहुत सारा भेड़ था, मतलब बहुत सारी भेड़ें थी। तो एक दिन इनकी सारी भेड़ें खाई में यानी पहाड़ी के नीचे गिर गई। अब किस कारण गिरी मैं बताऊँगा। तो एक गरीब हो गया तुरंत। आफ्टर दैट, उसके बाद ही बिकम्स बादशाह शेफर्ड। अब ये बादशाह का शेफर्ड बन गया। शेफर्ड का मतलब जैसे बादशाह जो लड़की थी उसके पास एक फार्म था जिसमें कुछ पशु थे, भेड़ें थी, तो उसी के पशुओं की, भेड़ों की ये देखभाल करने लगा, उनका शेफर्ड होगा। ओके, हमारे भारत में शेफर्ड मतलब इसका दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर ये था कि पशुओं की देखभाल करने वाला, यानी कि ये बादशाह के यहाँ नौकरी करने लगा। अभी बादशाह के पास कैसे आया भेड़ वगैरह, सब सारी चीज़ें लॉन्ग में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ही सर्व्स हर वेरी फेथफुली फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कई वर्षों तक बादशाह की सेवा इसने की, बहुत ही फेथफुली। फॉर दिस ही गेट्स अ रिवॉर्ड इन द एंड। अंत में इसका पुरस्कार गैब्रियल ओक को मिलता है, यानी मेहनत करने का पुरस्कार उसको मिलता है। बादशाह मैरिज हिम आफ्टर ट्रॉयज डेथ। ट्रॉय की मृत्यु के बाद बादशाह गैब्रियल ओक से शादी कर ली थी। प्रारंभ में तो पसंद नहीं करती थी, लेकिन बाद में ट्रॉय की मृत्यु के बाद गैब्रियल ओक से शादी हो जाती है बादशाह की। गैब्रियल ओक की कहानी आपको समझ में आई थोड़ा सा, कि भाई हीरो है, बादशाह से प्यार करता था, पहले बादशाह इससे नहीं प्यार करती थी, बाद में इसी से शादी हो जाती है। पूरी कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर एक नाम मैंने लिया ट्रॉय। ओके, ट्रॉय अभी मैं डिस्कस करूँगा, पहले बादशाह को डिस्कस कर लेते हैं कि बादशाह कौन थी। देखिए बादशाह, तो सी इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवेल। ये कौन है? इस नॉवेल की, इस उपन्यास की नायिका है, हीरोइन है। ओके, सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ लेवी इवर्डीन ऑफ कैस्टर ब्रिज, यानी कैस्टर ब्रिज में लेवी इवर्डीन थी, एक मतलब महिला थी। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पुरुष का नाम है, इसके पिता का नाम है, कि महिला का नाम। मेरे ख्याल से महिला का नाम है। ओके, तो ये मुझे कंफर्म नहीं। सी इज़ द ओनली डॉटर, तो लेवी इवर्डीन की एकमात्र लड़की थी, मतलब एकमात्र पुत्री थी, यानी इसकी माँ का नाम लेवी इवर्डीन था, जो कैस्टर ब्रिज में रहती थी। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट प्राउडी। ये जो बादशाह थी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी घमंडी थी। सी हैज़ रिस्पेक्ट फॉर गैब्रियल ओक, हालांकि ये गैब्रियल ओक का सम्मान करती थी,
सी एडमायर्स फार्मर बोल्डवुड, ये बोल्डवुड का भी बोल्डवुड उसकी भी प्रशंसा करती थी। ओके, बोल्डवुड एक फार्मर था, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो बासवा गैब्रियल ओक का भी सम्मान करती थी, बोल्डवुड जो कि किसान था इसका भी वो प्रशंसा करती थी। आल्सो फॉर हिज गुड क्वालिटीज़, उस क्यों प्रशंसा करती थी बोल्डवुड की? बोल्डवुड की अच्छे गुणों के कारण। ओके, जो बोल्डवुड था वो उसके गुण बहुत अच्छे थे, वो स्वभाव अच्छा था, इसलिए बोल्डवुड की भी प्रशंसा करती थी। सी फील्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सर्जन ट्रॉय, लेकिन ये सर्जन ट्रॉय की तरफ आकर्षित थी, मतलब उसको पसंद करती थी। ओके, तो 3 नाम 4-5 नाम आपने सुना होगा, गैब्रियल ओक, बाथशेबा, बोल्डवुड, ट्रॉय। ओके, तो बाथशेबा जो थी वो किसको पसंद करती थी? सर्जन ट्रॉय को। एंड मैरिड हिम, और इससे शादी भी कर लेती है। सी कम्स टू नो ऑफ हिज बेड ट्रीटमेंट ऑफ फैनी रॉबिन, लेकिन बाद में इसको पता चलता है, सी कम्स टू नो मतलब इसको पता चलता है, यानी बाद में बाथशेबा को पता चलता है हिज बेड ट्रीटमेंट, इसके बुरे व्यवहार के बारे में, यानी कि जिससे शादी करती है बाथशेबा, ट्रॉय। ओके, ट्रॉय के बुरे व्यवहार के बारे में पता चलता है, किसके प्रति? फैनी रॉबिन के प्रति। तो फैनी रॉबिन जो थी वो एक प्रकार से ट्रॉय की जीएफ थी, गर्लफ्रेंड थी। ओके, ट्रॉय फैनी रॉबिन से प्यार करता था, लेकिन फैनी रॉबिन की मृत्यु हो जाती है। फिर जो ट्रॉय है वो किससे शादी कर लेता है? बाथशेबा से। तो अभी मैं बताऊंगा फैनी रॉबिन कौन है। ओके, तो फैनी रॉबिन इतना जानिए कि ट्रॉय से प्यार करती थी, ट्रॉय के कारण ही हम कह सकते हैं फैनी रॉबिन की मृत्यु हो गई, और फिर ट्रॉय ने बाथशेबा से शादी कर ली। तो जब इस बात का पता चला बाथशेबा को, तो बाथशेबा बहुत नाराज़ हुई, कहने लगी कि तुम्हारे कारण ही फैनी रॉबिन की मृत्यु हुई है। सो सी बिगिन्स टू डिसलाइक हिम, इसलिए बाथशेबा उसको डिसलाइक करने लगी। एट लास्ट सी मैरिज गैब्रियल ओक, और अंत में बाथशेबा किससे शादी करती है? गैब्रियल ओक से। तो 2 कैरेक्टर मैंने समझाया अभी आपको, गैब्रियल ओक, बाथशेबा। ओके, हीरो हीरोइन हो गई। अब यहाँ पर है फ्रांसिस ट्रॉय। ओके, इसका नाम है फ्रांसिस ट्रॉय, इसको सर्जेंट ट्रॉय भी कहते हैं। ओके, सर्जेंट मतलब एक सेना में ये शामिल था, मतलब सैनिक था, तो इसका वैसे नाम है फ्रांसिस ट्रॉय। ही इज़ अ सर्जेंट इन द 11th ड्रैगन गार्ड्स, यानी कि एक टुकड़ी थी सेना की 11 ड्रैगन गार्ड्स नाम से, उसमें एक सर्जेंट था, यानी एक सेना था, सैनिक था। ओके, यानी फौज में था ये। ही इज़ ए स्किल्ड स्वॉर्डमैन, एक कुशल तलवारबाज था, यानी तलवारबाजी इसको आती थी। हिज टॉक आर वेरी स्वीट, इसकी जो बातें होती थी बहुत मीठी होती थी। फ्रांसिस ट्रॉय, इसी से तो बाथशेबा प्यार करने लगती है। तो क्यों प्यार करती है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड था, मतलब कुशल था, स्वॉर्डमैन में मतलब तलवारबाजी में। हिज टॉक आर वेरी स्वीट, उसकी जो बातें थी बहुत स्वीट होती थी, मीठी होती थी, यानी कि कैसे स्त्रियों को रिझाया जाता है, कैसे उनको सम्मोहित किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसको आती थी। ही इज़ वेरी पॉलिश्ड एंड कल्चर्ड, बहुत ही शिक्षित और एक प्रकार से सभ्य था। ओके, कल्चर्ड का मतलब सभ्य होना, पॉलिश्ड का मतलब बहुत ही हैंडसम, शिक्षित। ही नोज, वो जानता था, द आर्ट ऑफ इंट्रैपिंग वुमेन, इंट्रैपिंग वुमेन मतलब लड़कियों को जाल में फंसाने की कला जानता था। ही नोज, वो जानता था, द आर्ट मतलब कला, ऑफ इंट्रैपिंग, इंट्रैपिंग का मतलब जाल में फंसाना, वुमेन मतलब लड़कियों को, औरतों को कैसे फंसाया जाता है, बहुत अच्छी से ये जानता था सर्जेंट ट्रॉय। ओके, फर्स्ट ही इंट्रैप्स फैनी रॉबिन, पहले किसको फंसाता है? फैनी रॉबिन को। मैंने अभी आपको बताया जिस फैनी रॉबिन के बाद में मृत्यु हो जाती है, फिर वे किसको फंसाता है? बाथशेबा को। तो पहले फैनी रॉबिन को फंसाता है। आफ्टर दैट ही मेक्स लव टू बाथशेबा, उसके बाद ये बाथशेबा से प्यार करता है। ही मैरीज हर आफ्टर फैनीज डेथ, फैनी की मृत्यु के बाद ये बाथशेबा से शादी कर लेता है। ओके, ही लीव्स द कंट्री, फिर कुछ समय बाद जब बाथशेबा इसको डिसलाइक करने लगती है तो ये कंट्री छोड़ देता है, देश छोड़कर भाग जाता है। इट इज़ रिपोर्टेड, ऐसी सूचना मिलती है, दैट ही इज़ ड्राउंड, कि ये किसी समुद्र में डूबकर मर गया। ओके, ऐसी सूचना मिलती है, फैल जाती है कि जो ट्रॉय है देश छोड़कर भाग गया और कहीं इसने सुसाइड कर ली, डूबकर मर गया, ऐसी खबर फैलती है।
बट ही कम्स बैक आफ्टर 6 years, लेकिन 6 वर्षों बाद ये फिर से वापस आ जाता है। इट इज़ द डे ऑफ बोल्डवुड्स मैरिज, ये बोल्डवुड की शादी का दिन था। मतलब बादशाह जो थी पहले ट्रॉय से शादी करती है, फिर ट्रॉय के बारे में जब पता चलता है तो उसको डिसलाइक करने लगती है, ट्रॉय चला जाता है और ऐसा कहा था कि वो डूब कर मर गया। तो बादशाह जो थी वो बोल्डवुड से शादी करने जा रही थी 6 वर्ष बाद। ओके, तो क्या हुआ कि 6 वर्ष बाद उसी शादी के दिन ट्रॉय फिर से वापस आ गए। ओके, और फिर वो बादशाह को कहने लगा कि हमारी पत्नी है। तो बोल्डवुड को गुस्सा आ गया कि 6 वर्ष तो तुम इसको छोड़कर चले गए थे, अब आ रहे हो कह रहे हो पत्नी है मेरी। ही बिकम सो एंग्री, तो मतलब बोल्डवुड बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। दैट ही शूट्स ट्रॉय, और उसने शूट कर दिया ट्रॉय को, वहीं पर मार दिया, डेड कर दिया। मतलब उसके शूट से ही वो ट्रॉय वहीं पर मर गया। तो अब बोल्डवुड का नाम बार बार आ रहा है तो इसको भी समझ लेते हैं कौन है। आपने ट्रॉय को जाना, गैब्रिएलो को जाना, और जाना किसको, बादशाह को। अब यहाँ बोल्डवुड। वैसे आप ये जानिए कि जो विलन था वो ट्रॉय ही था। ओके, हालांकि ट्रॉय की मृत्यु हो जाती है तो विलन वही था। ओके, बोल्डवुड ने मारा लेकिन बोल्डवुड विलन नहीं था क्योंकि इसने सही किया। देखिए, ही इज़ अ रिच फार्मर, ये फार्मर नहीं होगा, यहाँ फार्मर होगा, FAR। ओके, किसान। ओके, ही इज़ रिच फार्मर, ये एक अमीर किसान था। ऑफ लिटिल वेदरबरी, छोटे से वेदरबरी शहर का, वेदरबरी नाम का एक शहर था, वहीं का एक अमीर किसान था। यहाँ फार्मर होगा। ओके, फार्मर लिखा है तो FAR होगा, ध्यान दीजिए। ही इज़ 41 years ओल्ड बट स्टिल ही इज़ क्वाइट गुड लुकिंग। 41 ईयर्स का था, मतलब इसकी उम्र जो थी 41 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन तभी भी अच्छा दिखता था, मतलब हैंडसम दिखता था, ऐसा नहीं लगता था बुढ़ा हो गया है। ही इज़ ए बैचलर, कुंवारा था, मतलब शादी नहीं हुई थी, 41 वर्ष का हो गया था। बादशाह फॉर द सेक ऑफ फन राइट्स ए लेटर टू हिम, मजाक के तौर पर बादशाह एक बार इसको एक लेटर लिख देती है। ओके, बादशाह इसको इसका मज़ा लेने के लिए, जैसे होता है ना कि भाई शादी नहीं तो मज़ा लेने के लिए बादशाह ने क्या किया, इसको एक लेटर लिख दिया, पत्र लिखा। इन इट शी आस्क्ड हिम टू मैरी हर, और उस पत्र में क्या लिखा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। सिंस देन ही बिकम्स मैड आफ्टर हर, इसके बाद बोल्डवुड इसके पीछे पागल हो जाता है। व्हेन ट्रॉय इज रिपोर्टेड ड्राउंड, जब ट्रॉय के सूचना मिलती है कि ट्रॉय जो है वो डूबकर मर गया। शी प्रॉमिसेस टू मैरी हर आफ्टर 6 years, तो बादशाह कहती है कि मैं 6 वर्ष में, यानी 6 वर्ष बाद आपसे शादी करूंगी। अब देखिए 6 वर्ष बाद ही शादी क्यों करेगी बादशाह, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था, ये शायद इंग्लैंड की घटना है। ओके, मुझे कंफर्म नहीं इंग्लैंड की है या फिर कहीं, हाँ इंग्लैंड की है। तो ये माना जाता था कि अगर 6 वर्ष बाद किसी की सूचना नहीं मिलती है, कोई देश छोड़कर भाग गया, तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता था सरकार की तरफ से ऑफिशियली। ओके, तो बादशाह ने कहा मैं 6 वर्ष तक सर्जन ट्रॉय का इंतज़ार करूंगी, अगर नहीं आएगा तो उसको मृत घोषित कर दिया जाएगा, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो 6 वर्ष के बाद बादशाह ने कहा मैं आपसे शादी करूंगी। ऑन द डे ऑफ मैरिज, मैरिज के दिन, शादी के दिन, ट्रॉय वापस आ जाता है, मैंने अभी आपको बताया। दिस मेक्स बोल्डवुड वेरी एंग्री, इसने बोल्डवुड को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया। सो ही शूट्स द सर्जन ट्रॉय डेड, इसलिए उसने वहीं पर उसको गोली से मार दिया, यानी बोल्डवुड ने सर्जन ट्रॉय को मार दिया कि मेरी शादी का दिन है और तुम्हारा वड़ंगा डालने। ही इज ट्राइड एंड फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बट ही गेट्स किंग्स पार्डन, मर्डर का उसको अपराधी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है बोल्डवुड को, लेकिन उसको माफ़ कर दिया जाता है, मतलब फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बोल्डवुड गलत नहीं था। ओके भाई, अब वो शादी कर रहा था 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष तुम नहीं थे, अब आए हो उसकी शादी मड़ंगा डालने, तो उसको गुस्सा आ गया, उसने मार दिया, तो इसलिए बोल्डवुड को छोड़ दिया जाता है। तो बोल्डवुड के बारे में आपने जान लिया कि एक रिच फार्मर था वेदरबरी का। ओके, बादशाह से थोड़ा बहुत प्यार करने लगा था जब बादशाह ने इसको लेटर लिखा, शादी नहीं हो पाती है इससे। अब ये एक कैरेक्टर और है फैनी रॉबिन, फैनी रॉबिन का नाम मैं बार बार ले रहा था। तो ये यंगेस्ट सर्वेंट ऑफ बादशाह, ये बादशाह की यानी कि एक नौकरानी थी, उसके फार्म में काम करती थी। ओके, बादशाह का जो फार्म था जहाँ पर कुछ भेड़ें थीं और कई जानवर थे, तो वहाँ पर जो फैनी रॉबिन थी, एक लड़की थी, ये काम करती थी। वन डे सी मीट्स सर्जन ट्रॉय, एक दिन ये सर्जन ट्रॉय से मिलती है
सी फॉल्स इन लव विद हिम, और ये उससे प्यार कर बैठती है। एंड रन्स अवे, और उसके साथ भाग भी जाती है। ही प्रॉमिसेस टू मैरी हर बट ही डज नॉट कीप हिज प्रॉमिस। सर्जेंट ट्रॉय कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन वो अपने इस वादे को निभा नहीं पाता है और इसको छोड़ देता है। आई मीन इसको प्रेग्नेंट करके छोड़ देता है। ओके, तो उसको एक बच्चा भी होता है, बच्चा मर भी जाता है। ओके, तो इसीलिए जो बादशाह थी वो गुस्सा हो जाती है सर्जेंट ट्रॉय से कि तुमने फैनी रॉबिन से प्यार किया, उसको बच्चा भी हुआ। ओके, और फिर उसको छोड़ दिया। फिर वो फैनी रॉबिन भी बाद में मर जाती है। सी गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, वो एक बच्चे को जन्म देती एट कैस्टर ब्रिज यूनियन पुअर हाउस। ये कैस्टर ब्रिज यूनियन पुअर हाउस एक एक घर का नाम है, जहाँ पर मतलब जैसे किसी का कोई नहीं है तो उसको वहीं पर रखा जाता था और सहायता दी जाती थी। तो कैस्टर ब्रिज यूनियन पुअर हाउस में इसने बच्चा दिया, वहीं पर वो मर जाती। दियर सी डाइज, यहाँ दियर होगा। ओके, दी नहीं होगा। टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। ओके, एक दो लेटर इधर उधर हो सकते हैं, तो इसको आप समझ जाइएगा। यहाँ कुछ लिखना तो है नहीं, बस आपको समझना है। तो दियर सी डाइज, वहीं पर वो मर जाती है फैनी रॉबिन। ओके, तो मैंने आपको बताया 5 मेजर कैरेक्टर के बारे में, गैब्रियल ओक, बाथशेबा, बोल्डवुड, सर्जेंट ट्रॉय, फैनी रॉबिन। तो अब एक बार मैं 1 मिनट में फिर समझा देता हूँ, और आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी पर सारी वीडियोज़ आएंगी सीक्वेंस से, पूरी कहानी, एक एक चैप्टर। तो ये है कि बाथशेबा क्या है, सॉरी गैब्रियल ओक हीरो है, बाथशेबा हीरोइन है, सर्जेंट ट्रॉय विलन कह सकते हैं, और बोल्डवुड रिच फार्मर है, फैनी रॉबिन सर्जेंट ट्रॉय की एक जीएफ थी, हालांकि इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर बाथशेबा शादी कर लेती है सर्जेंट ट्रॉय से। तो ये इंट्रो क्लास आपको कैसी लगी वीडियो में ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और नए चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कुछ क्लासेस इस चैनल पर आएंगी अभी।